जय श्री कृष्णा दोस्तों। आशा करता हूँ कि आप सब कुशल मंगल हैं। दोस्तों, मैं मनीष स्पिरिचुअल सीए चैनल में आपका फिर से स्वागत करता हूँ। तो आज के एपिसोड में हम क्या देखने जा रहे हैं? हम देखेंगे सेल्फ स्ट्रेंथ क्या होता है, ओपोनेंट का स्ट्रेंथ क्या होता है और लीडरशिप, लॉयल्टी एंड अवेकनिंग की बात करेंगे। तो शुरू करते हैं एपिसोड 6, चैप्टर 1, श्लोक 7। तो इससे पहले कि हम आगे चलें, एक फैक्ट सुनाता हूँ। और फैक्ट आप हर दिन देखते होंगे, सुनते होंगे कहीं ना कहीं। तो बात करते हैं अमेरिका और रूस की और उनकी शक्ति की। तो अमेरिका और रूस दोनों ही विश्व की महाशक्तियां हैं। सोवियत संघ के विघटन के बाद रूस अर्थव्यवस्था, आंतरिक स्थिरता और सैन्य एवं रक्षा सहित सभी क्षेत्रों में दुनिया में एक महत्वपूर्ण शक्ति है। इसलिए सैन्य की तुलना में अगर देखा जाए तो अमेरिका और रूस ने नए आविष्कार किए, सैन्य हथियारों के भंडार में भी सबसे आगे हैं। चाहे वो आर्मी हो, चाहे वो एयरफोर्स हो, चाहे वो नेवी हो, इनफैक्ट न्यूक्लियर वेपन्स हो या स्पेशल ऑपरेशंस, या आज की डेट में देखा जाए तो साइबर वॉर्स, साइबर आर्मामेंट्स कह सकते हैं। लेकिन एक फर्क है जो अमेरिका और रूस के बीच आज भी बहुत बड़ा है। और पता है वो फैक्ट क्या है? वो फैक्ट है देयर नेवीज। तो उनकी नेवी में एक बहुत बड़ा अंतर है। तो अगर आप 2024 के आंकड़ों को देखेंगे तो अमेरिका के पास 11 एयरक्राफ्ट कैरियर है, जबकि रूस के पास सिर्फ एक। तो विमान वाहक यानी कि जो एयरक्राफ्ट कैरियर कहते हैं, ऐसा क्यों है? तो अमेरिका और रूस में समुद्री शक्ति का जो फर्क है वो उन दोनों देशों के अपनी शक्ति, दुश्मन की शक्ति और विश्व में वर्चस्व बनाने के लिए अपनी अपनी तरीकों से, अपने अपने स्ट्रैटेजी से किया गया है। तो ज्योग्राफी के हिसाब से देखें तो अमेरिका का इंटरेस्ट बहुत जगह है। जापान में है, साउथ कोरिया में है, मिडिल ईस्ट में है, ताइवान में है और अन्य कई देशों में है, जहां वो मजबूती से बने रहने के लिए कोशिश करता रहता है। और जल्दी पहुंचने के लिए क्या चाहिए? फास्ट एंड फ्यूरियस, पावरफुल एयरक्राफ्ट कैरियर। अब जब दूसरी तरफ हम रूस की बात करें तो रूस एक बहुत बड़ा कंट्री है और वह अपने आप को सुरक्षित रहना चाहता है। तो रूस जानता है कि समय पड़ने पर एयरक्राफ्ट कैरियर से शायद उनके लिए ज़्यादा बेहतरीन है सबमरीन। तो रूस के पास आप पाएंगे कि बेस्ट टू बेस्ट सबमरीन्स हैं जो छुप के पानी के अंदर से अटैक करते हैं। तो अंत में दोनों ही विश्व में अपने लीडरशिप को जमाना चाहते हैं, अपने अपने तरीके से। तो यह मैं इसलिए बात कर रहा हूं कि आगे चलकर हम देखेंगे कि पांडव और कौरव भी युद्ध के लिए तैयार हैं। वो भी अपनी शक्ति को परखेंगे, अपने दुश्मन की शक्ति का भी मूल्यांकन करेंगे और अंत में जीत के बाद अपनी लीडरशिप को भी परचम फैलाना चाहेंगे। तो श्लोक पर चलते हैं। अस्माकं तु विशिष्टा ये तानि बोधद्विजुतं नायका मम सैन्यस्य संज्ञार्थ तान् ब्रवीमीत्येव। तो हे ब्राह्मण श्रेष्ठ। ब्राह्मण श्रेष्ठ कौन है? गुरु द्रोणाचार्य। हमारे पक्ष की ओर से उन सेना नायकों के संबंध में भी सुनिए, यानी दुर्योधन के पक्ष की बात भी सुनिए, जो सेना को संचालित करने में विशेष रूप से निपुण है। अब मैं आपके समक्ष उनका वर्णन करता हूं। तो अगर देखा जाए तो यहाँ कौरव सेना के प्रधान सेनापति द्रोणाचार्य जी को दुर्योधन ने द्विजोत्तम कहकर पुकारा है, संबोधित किया है, अथवा ब्राह्मणों में सर्वश्रेष्ठ।
उसने जानबूझकर अपने गुरु को इस प्रकार से संबोधित किया है। द्रोणाचार्य वृत्ति से योद्धा नहीं थे, वह तो एक शिक्षक थे, सैन्य शिक्षक थे। एक कपटी नायक के रूप में दुर्योधन अपने मन में अपने गुरु की निष्ठा पर संदेह कर रहा था। तो दुर्योधन के शब्दों में देखा जाए तो एक अर्थ छुपा हुआ था कि यदि द्रोणाचार्य जी पराक्रम से युद्ध नहीं लड़ते तो उन्हें मात्र एक ब्राह्मण ही माना जाता, जिसकी रुचि दुर्योधन के हिसाब से बिल्कुल नहीं थी, क्योंकि गुरु द्रोण से वो चाहते थे कि वो युद्ध करें और जीत के लिए कौरव सेना का साथ दें। ऐसा कहकर अब दुर्योधन अपना और अपने गुरु के मनोबल को बढ़ाना चाहता है। ब्राह्मणों में श्रेष्ठ कहकर वह अपनी सेना के महानायकों की गणना करेगा आगे के श्लोक में। तो दुर्योधन एक तरह से अपने महान सेना नायक और अपने गुरु को अपने पक्ष में लाने की कोशिश करता है, उनकी तारीफ करता है, और दुर्योधन यह भी जानता है कि कौरव सेना की शक्ति क्या है, पांडव सेना की शक्ति क्या है, और अगर जीतना है युद्ध को, लीडरशिप चाहिए, तो गुरु द्रोण अपनी पूरी शक्ति से लड़ाई करें। तो अंत में क्या निष्कर्ष निकलता है, क्या सीख है इस श्लोक से, गीता पाठ से? तो देखिए, गुरु द्रोणाचार्य के जीवन के कठिन समय पर समस्या में है, लेकिन दिखाना नहीं चाहता है। वह द्रोणाचार्य जी को बड़ी चतुराई से कोशिश कर रहा है कि उसके सेना नायक जीत के लिए तैयार रहें। वह क्या चाहता है? पहला, अपनी सेना की शक्ति का परिचय देता है। दूसरा, पांडव की शक्ति का आकलन करता है। और तीसरा, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, कि गुरु द्रोणाचार्य को एहसास दिलाता है कि वह एक अच्छे योद्धा हैं और वो जीत के लिए पॉजिटिव रहें। तो जीवन में हम भी कभी दुर्योधन की तरह अपने संकट में पा सकते हैं, आप भी पा सकते हैं, और किसी के साथ भी हो सकता है। तो हमारे लिए शिक्षा यही है कि जीवन में जब भी हम संकट में हों, तो आप किसी और को जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते हैं, बल्कि हमें अपने आत्म मंथन करना चाहिए। और उसके बाद फिर से वही 3 मुख्य बिंदु हैं। हमें क्या देखना चाहिए? हमें पहला अपनी मजबूती को देखना चाहिए, अपनी पॉजिटिव चीज़ों को देखना चाहिए। दूसरी, जो समस्या है उसे देखें, उसकी ज़रूरत को देखें। और तीसरा है कि अपने आप को मानसिक रूप से मजबूत बनाएं और निश्चय करें कि आप कोशिश करेंगे कि सफल हों। तो फाइनली अगर हम चैप्टर 1 श्लोक 7 का कंक्लूजन देखें, तो दुर्योधन की भावनाओं को छोड़ दें तथा कोशिश करें कि पॉजिटिव रहें। तो दुर्योधन एक कैरेक्टर है महाभारत में, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि हम उससे कुछ सीख नहीं सकते हैं। तो अपनी शक्ति को पहचानना और विषम परिस्थिति यानी डिफिकल्ट सिचुएशन को भी पहचानना है। अपनी लीडरशिप स्किल को पॉजिटिव रखें और सफलता और धर्म के लिए प्रयत्न करना है हम सबको। तो मित्रों, जाते जाते मैं आपसे प्रार्थना करूंगा कि हम सब एक साथ बोलेंगे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो दोस्तों, अगर आपको चैनल पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब करें, अपने मित्रों से भी शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों, सुख का अनुभव करें। जय श्री कृष्णा, और जल्दी ही मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।